नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम साइकोलॉजी को एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं और साइकोलॉजी को हम संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए आज पहुंच गए हैं बुद्धि के टॉपिक पर। बुद्धि क्या है, बुद्धि की किन किन विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएँ दी हैं, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं और बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से परीक्षण किए गए हैं। तो मित्रों, इन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में ही बेल आइकन का बटन होगा उस बेल आइकन के बटन को आप प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। इसको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि में आप इसको शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए मित्रों, हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं। और मित्रों, जो पीछे के टॉपिक है वो हमारे इस चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देख सकते हैं। संपूर्ण साइकोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं मित्रों। तो उसको भी अवश्य देखिए। और यदि आपने वो पीछे वाले जो टॉपिक देख लेंगे तो आपकी साइकोलॉजी लगभग बढ़िया हो जाएगी। और जो रीट सी टेट इत्यादि में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं मनोविज्ञान के, उनको आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं बुद्धि के टॉपिक भी। बुद्धि क्या है? तो मित्रों, बुद्धि के बारे में बहुत सारे विद्वान हुए हैं। तो बुद्धि को समझना वैसे तो कठिन है, लेकिन विद्वानों ने इसे कुछ परिभाषाओं, कुछ परीक्षणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो मित्रों, हमारे इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे अलग है। और वह अलग है, वह क्यों अलग है? क्योंकि उसमें बुद्धि पाई जाती है, उसमें विवेक पाया जाता है, उसमें चिंतन पाया जाता है, उसमें तर्क पाया जाता है। तो मित्रों, ये बुद्धि की बदौलत है जो व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है। तो सभी प्राणियों में मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि उसमें बुद्धि पाई जाती है। तो यह मनुष्य है जो अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि की परिभाषाओं की बात करें तो मित्रों, आइए हम सबसे पहले जो बिने ने बुद्धि की परिभाषा दी है उनके बारे में हम जान लेते हैं। बिने ने कहा है कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। मित्रों, बिने ने, जो अल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने बताया कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। वह 4 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है ज्ञान, अधिकार, निर्देश और आलोचना। दोस्तों, ये जो बुद्धि है इसमें सबसे पहले हमें किसी वस्तु का बोध होगा, उसका ज्ञान होगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमें किसी वस्तु या चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए। फिर उस ज्ञान पर हमारा अधिकार होगा और अधिकार होने का मतलब है हम में वह ज्ञान समाहित हो जाएगा, हम उसको समझने लग जाएंगे, अर्थात उसको हम हमारे मस्तिष्क में बिठा लेंगे। तो उसका मतलब है अधिकार होना। ज्ञान का अधिकार होने के बाद में दोस्तों हम क्या है, हम किसी को निर्देश देंगे। हमने जो ज्ञान सीखा है उस पर अधिकार पाया है, उस अधिकार पाए हुए ज्ञान का उपयोग करते हुए हम किसी को निर्देश देंगे और निर्देश देते हुए हम किसी भी वस्तु की आलोचना करेंगे, अर्थात उसके गुण दोषों को खोजने का प्रयास करते हैं। तो बिने ने इन 4 शब्दों के अंदर बुद्धि को समाहित बताया है। आगे हम बात करते हैं उड्रो। उड्रो एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। क्या है? बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। मित्रों, इन्होंने बुद्धि के बारे में कहा है कि बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। तो मित्रों, इसको कैसे याद करें कि जो उड़ेगा जिसमें ज्ञान की शक्ति अधिक होगी, अर्थात जो उड़ता है, उड़ने वाला होता है, उड़ने वाला, उसमें ज्ञान की शक्ति अधिक होती है। इसको हमने इसे ट्रिक से जोड़ दिया कि जो उड़ेगा से मतलब उड्रो हो गया, उड्रो। और जो उड़ेगा उसी में क्या है, ज्ञान की शक्ति अधिक होगी। जिसमें ज्ञान की शक्ति अधिक होती है तो जो उड़ेगा जिसमें ज्ञान की शक्ति अधिक होती है। तो आप ऐसे जोड़िए कि जो उड़ेगा उसमें ज्ञान की शक्ति अधिक है, अर्थात बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। आपको ये शक्ति शब्द याद रखना है कि उड्रो ने ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति कहा है। आगे हम बात करते हैं गाल्टन। मित्रों, गाल्टन की बात करें तो गाल्टन ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी है
कि पहचानने एवं समझने की शक्ति क्या है, बुद्धि है। किसी भी चीज़ को हम पहचानते हैं वह किस प्रकार की है, उस वस्तु का व्यवहार किस प्रकार का है, या किसी व्यक्ति का व्यवहार, हम किसी के बारे में भी हम पहचानते हैं, उसको समझते हैं, तो वह क्या है, वह बुद्धि कहलाती है। मित्रों, इस परिभाषा को कैसे याद रखें, आपको ट्रिक के माध्यम से हम जोड़ते हैं कि जिसके गाल टन होते हैं, गाल गाल यहाँ पे गाल से हो जाएगा गाल, है ना, जिसके गाल टन होते हैं, जिसे जल्दी पहचान जाते हैं। अर्थात आपने भी देखा होगा जिसके गाल है ना सुंदर होते हैं, अर्थात उसके गाल टन है। टन का मतलब होता है अच्छा, तो गाल टन है, इसीलिए उनको हम क्या है, जल्दी पहचान जाते हैं। तो जिसके गाल टन होंगे उसको हम जल्दी पहचान जाएंगे। तो अर्थात ये गाल टन से हो गया यहाँ पे गाल टन, और इन्होंने क्या कहा है, उसको पहचान लेंगे, मतलब पहचानने की शक्ति बताया है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि जिसके गाल टन होंगे उसको हम बड़ी आसानी से लाखों की भीड़ में भी पहचान जाते हैं, क्योंकि गालों पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो पहचानने एवं समझने की शक्ति क्या है, यह बुद्धि कहलाती है कोल्टन के अनुसार। हम आगे बात करते हैं बकिंघम के अनुसार। बकिंघम ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, कि सीखने की शक्ति ही क्या है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। मित्रों, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। और मित्रों, वुड्रो ने कहा है बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। इन्होंने तो क्या है, सीखने की शक्ति बताया है, बकिंघम ने तो सीखने की शक्ति बताया है, और वुड्रो ने कहा है बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, और बकिंघम ने कहा है सीखने की शक्ति। अर्थात अधिगम, हमको अधिगम कब होता है, हम किसी चीज़ को सीखते हैं, अर्थात उस बुद्धि के द्वारा हम चीज़ को सीखते हैं, तो ये शक्ति क्या कहलाती है, हमारी बुद्धि कहलाती है। तो मित्रों, इसको कैसे याद रखें, अर्थात जो बिकेगा उसमें क्या है, सीखेगा। जो ज़्यादा चीज़ बिकती है ना, जो ज़्यादा चीज़ बिकती है तो क्या है, वह लोगों को सीखने में भी ज़्यादा आती है। तो जो बिकेगा वही सीखेगा, जो बिकेगा वही सीखेगा। अर्थात बकिंघम, बिकेगा से हो जाएगा बकिंघम, और सीखेगा से हो जाएगा यहाँ पे सीखना, अर्थात अधिगम। तो आप इस प्रकार से इसको जोड़ते हुए याद रख सकते हैं कि बकिंघम ने सीखने की शक्ति बताया है, अर्थात जो बिकेगा वही सीखेगा। वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, तो दोस्तों जान लेते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि कार्य करने की विधि, इन्होंने विधि शब्द का प्रयोग कहा है, विधि शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। और मित्रों, इसको कैसे याद रखें कि कार्य करने की शक्ति बुद्धि है, यह वुड्रो ने कहा है। तो मित्रों, वुड यानी होता है लकड़ी, क्या होता है, वुड यानी लकड़ी। तो मित्रों, लकड़ी में कार्य करने की क्या है, कार्य करने की शक्ति पाई जाती है, और कार्य करने की विधि भी पाई जाती है। तो लकड़ी में क्या है, लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, मृत्यु से लेकर जन्म तक क्या है, हमारे काम में आती है लकड़ी। अर्थात लकड़ी में बहुत सारी विधियां हैं, उसमें जलने की विशेषता पाई जाती है। लकड़ी से हम लड़ भी सकते हैं, है ना, और लकड़ी से हम क्या है, फर्नीचर बना सकते हैं। तो बहुत सारी विधियों, अर्थात लकड़ी से हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी है कि कार्य करने की विधि ही बुद्धि है। आगे हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की। मित्रों, थॉर्नडाइक ने कहा है कि सत्य एवं तथ्य को स्पष्ट करने की शक्ति बुद्धि कहलाती है। सत्य एवं तथ्य को स्पष्ट करते हैं, हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की हम सत्यता और उसकी तथ्यता को जानते हैं, तो वही क्या है, हमारी बुद्धि है। उसको सत्य और तथ्य के माध्यम से स्पष्ट करने की शक्ति है, हमारी बुद्धि कहलाती है। तो मित्रों, इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सत्य एवं तथ्य को जानता है वही क्या है, थाने में ढाई लगाता है। अर्थात जो सत्य और तथ्य को जानता है, क्योंकि अपन तो थाने से, जेल से डरते हैं ना, तो मित्रों, जो सत्य और तथ्य को जानता है वही जेल में जाता है, अर्थात वही थाने में डाई लगाता है। तो थाने में डाई से मतलब होगा थॉर्नडाइक, और वह सत्य और तथ्य को जानता है, तो थाने में डाई लगाता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। मित्रों, टर्मन की बात करें तो मूर्त विचारों को तर्क से समझने की शक्ति है। तो मूर्त विचारों को तर्क से समझने की शक्ति ही बुद्धि है। ये किन्होंने कहा है, यह टर्मन ने कहा है। मित्रों, इसको हम कैसे याद रखें कि मूर्त व तर्क से ही हम टर्म लगाते हैं, अर्थात हमारे पास में कोई चीज़ है, उसकी हम मूर्तता को जानते हैं, हम उसकी भौतिक स्थिति को जानते हैं, और थोड़ा बहुत हमें उस वस्तु के बारे में हम कुछ तर्क वितर्क करके अर्थात टर्म लगाते हैं, अर्थात शर्त लगाते हैं कि वास्तव में वह चीज़ ऐसी है, हम शर्त लगाते हैं किसी से, टर्म यानी शर्त हो जाएगा यहाँ पे। तो मित्रों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि हम मूर्त एवं तर्क विचार से ही क्या है,
हम किसी के साथ में शर्त लगाते हैं अर्थात टर्म लगाते हैं। तो टर्मन ने ऐसी परिभाषा दी है कि अमूर्त विचारों को तर्क से समझने की शक्ति ही क्या है? अमूर्त विचारों को तर्क से समझने की शक्ति ही बुद्धि है। आइए मित्रों, हम बुद्धि के बारे में जानते हैं कि बुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी यह बात पहुँचे और वह भी इस टॉपिक से अवगत हो और वह भी जान सके, वह भी इससे सीख सके और आगामी जो परीक्षा है उसमें वह अच्छे प्रकार से प्रश्न कर सके। तो दोस्तों, बुद्धि के प्रकार की बात करें तो थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बात करें तो थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार बताए, दोनों के समान हैं। और ये कौन कौन से प्रकार हैं? तो थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं। और मित्रों, हम बात करते हैं, इन्होंने बताया है ये तो मूर्त बुद्धि को ही क्या बोलते हैं? मूर्त, यांत्रिक या गामक। ये मूर्त, यांत्रिक या गामक एक ही हैं। मूर्त को यांत्रिक बोलते हैं और यांत्रिक को ही गामक बोलते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि मूर्त, यांत्रिक और गामक बुद्धि होती है। दूसरी बात करें हम अमूर्त को हम शाब्दिक बुद्धि भी कह सकते हैं और सामाजिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार मूर्त, यांत्रिक, गामक अर्थात इसको एक ही नाम है, अर्थात मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, तीन प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ये तीन प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो ये किन किन व्यक्तियों में पाई जाती है मूर्त बुद्धि? तो मित्र, मूर्त बुद्धि की बात करें तो इंजीनियर में मूर्त बुद्धि पाई जाती है, चालक में भी मूर्त बुद्धि पाई जाती है, मैकेनिक होता है, जो मिस्त्री होता है, उसमें भी मूर्त बुद्धि पाई जाती है। और आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर पर जो कार्य करने वाला होता है उसमें भी मूर्त बुद्धि पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं अमूर्त बुद्धि जो शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कि शिक्षक है उसको भी शब्दों से काम पड़ता है। लेखक है वह लेखक रचना करता है तो लेखक रचना करते हुए शब्दों का प्रयोग करता है। दार्शनिक अर्थात वो कल्पनाओं के माध्यम से शब्दों का प्रयोग करता है। और विद्यार्थी के जीवन में तो शब्दों का बहुत महत्व है। आप अब जानिए सामाजिक बुद्धि क्या होती है। तो सामाजिक बुद्धि में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? जैसे कि राजनेता है, राजनेता समाज में क्या है, समाज के लोगों से बातचीत करता है, उठ बैठ करता है, तो उसमें क्या है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। समाज के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। और समाज सेवी होता है उसमें भी क्या है, समाज को समझने की शक्ति पाई जाती है। और मित्रों, शिक्षक में भी क्या है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि वह भी समाज के बीच में रह करके बच्चों को अध्ययन करवाता है। वैसे शिक्षक में अमूर्त बुद्धि अर्थात शाब्दिक बुद्धि भी पाई जाती है और सामाजिक बुद्धि भी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं बुद्धि का मापन का इतिहास है, बुद्धि मापन का इतिहास, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बुद्धि को जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने किस प्रकार से मापा, इसे किस प्रकार से आगे बढ़ाया। तो आगे हम बात करते हैं कि अल्फ्रेड बिने व मित्र साइमन, इनके दोस्त थे ये मित्र साइमन, अर्थात अल्फ्रेड बिने और साइमन ने 1904 में बिने साइमन परीक्षण दिया। मित्रों, बिने साइमन परीक्षण दिया और इससे बालकों में क्या है, 30 प्रश्नों के माध्यम से उनकी बुद्धि का आकलन किया जाता था। सबसे पहले जो मानसिक शब्द आया, तो सबसे पहले मानसिक आयु की बात करें तो मानसिक आयु शब्द दिया था, मानसिक आयु शब्द यह बिने ने दिया था। मित्रों, किसने? बिने ने दिया था, यह बिने ने दिया था। तो मानसिक आयु शब्द बिने ने दिया था और इसके आधार पर ही विलियम स्टर्न नामक जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 1912 में बुद्धि का एक सूत्र दिया और ये सूत्र दिया था इन्होंने, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो यह मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु किन्होंने दिया था? यह टर्मन ने दिया था। यह टर्मन का सूत्र है, 1912 में इन्होंने यह सूत्र दिया था। और मानसिक आयु शब्द आया था, यह टर्मन ने यह बिने ने दिया था। तो मानसिक आयु तो बिने ने दिया था। और सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या है, स्टर्न ने दिया था, स्टर्न ने 1912 में दिया था। और मित्रों, फिर बाद में इसको मॉडिफाई करते हुए बुद्धि लब्धि क्या है, स्टर्न ने ये बुद्धि लब्धि सूत्र दिया था। आपको बताइए कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि का सूत्र था, है ना। तो ये मानसिक आयु शब्द तो किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। और ये बुद्धि लब्धि का जो संपूर्ण सूत्र है यह स्टर्न ने दिया। और फिर मित्रों, बाद में जो ये 100, इसमें क्या है, ये गुणा के रूप में जो 100 जोड़ रखा है ना, गुणा के रूप में ये 100, ये 100 जोड़ रखा है यहाँ पे। तो ये 100 किसने दिया था? ये टर्मन ने जोड़ा था। मित्रों, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, अर्थात ये 100 जोड़ा, ये किसने जोड़ा था? ये टर्मन ने जोड़ा था। तो मित्रों, ये जो बीच का जो ये सूत्र है, इस सूत्र की बात करें तो ये स्टर्न ने दिया था। और ये संपूर्ण बुद्धि लब्धि देते हुए ये सूत्र तो इन्होंने दिया था।
और ये मानसिक आयु शब्द अल्फ्रेड बिने ने दिया था और ये 100 दिया था, तो 100 किसने जोड़ा था? टर्मन ने जोड़ा था। आप समझ गए होंगे, इसको अच्छी तरीके से एक बार समझिए ताकि आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों, ये जो सूत्र दिया इसी को आधार मानते हुए 1916 में एक मनोवैज्ञानिक हुए टर्मन, इन्होंने बुद्धि लब्धि सारणी प्रस्तुत की कि किन बालकों में कितनी बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि लब्धि के बारे में इन्होंने बताया और कितने प्रतिशत बालक संसार में प्रतिभाशाली हैं, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है इत्यादि के बारे में उन्होंने बात की। तो हम इसको समझ लेते हैं मित्रों। टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी को हम आसानी से समझ लेंगे यहाँ पर कि बुद्धि, यहाँ पे तो इस जो ये श्रेणी दी गई है, ये सारणी, इसमें इस लाइन में तो ये दी गई है बुद्धि लब्धि, और ये वर्ग हैं कि कौन से बालक हैं और कितने बालक संसार में प्रतिभाशाली हैं, ये इनका प्रतिशत है मित्रों। तो आइए हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ बताया है, यह बताया है प्रतिभाशाली को मित्रों। प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि की बात करें तो मित्रों इनमें 140 या अधिक पाई जाती है। 140 या अधिक बुद्धि लब्धि होती हैं वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, और संसार में केवल प्रतिभाशाली बालक 2% है जिनके नाम के आगे प्रतिभाशाली शब्द जुड़ता है। आगे हम बात करते हैं 120 से 139 तक। 120 से 139 तक की बात करें तो यह प्रखर बुद्धि अर्थात इनको ही सर्जनशील भी कहा जाता है। प्रखर बुद्धि या सर्जनशील होते हैं तो यह 7% पाए जाते हैं। संसार में 7% सर्जनशील बालक या प्रखर बुद्धि होते हैं, तो इनकी बुद्धि लब्धि होती है 120 से 139 तक। आगे हम देखते हैं 110 से 119 तक की बात करें तो 110 से 119 की बात करें तो ये तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और यह संसार में 16% पाए जाते हैं। आगे हम बात करें कि सामान्य जो बालक होते हैं, सामान्य बालकों में कितनी बुद्धि लब्धि पाई जाती है, तो सामान्य बालकों में 90 से 109 तक की बुद्धि लब्धि पाई जाती है मित्रों, 90 से 109 तक। और संसार में सामान्य बालक ही सबसे अधिक हैं, अर्थात जैसे कि हम जैसे प्राणी हैं, आप जैसे प्राणी हैं, हम सामान्य बुद्धि वाले हैं, तो क्या है इनमें 50% संसार में यह सामान्य बालक पाए जाते हैं, अर्थात संसार में सबसे अधिक सामान्य बालक पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं 80 से 89 तक। तो 80 से 89 तक कौन सी बुद्धि पाई जाती है मित्रों? यह मंद बुद्धि पाई जाती है। इस मंद बुद्धि को मंगोलिज्म भी कहा जाता है, और यह संसार में 16% बालक पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं 70 से 89। तो 70 से 89 की बात करें तो ये निर्बल बुद्धि होते हैं और ये 7% संसार में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं 50 से 69 तक या 69। तो 50 से 69 या 69 तक की बात करें तो ये मूर्ख बुद्धि वाले बालक पाए जाते हैं, मूर्ख बुद्धि पाई जाते हैं। और 25 से 49 की बात करें तो 25 से 49 में अल्प बुद्धि या महामूर्ख भी आ जाएगा, इनको मूढ़ बालक भी कहा जाता है। अल्प बुद्धि, महामूर्ख या मूढ़ बालक होते हैं, ये 25 से 49 तक पाई जाती हैं इनमें बुद्धि लब्धि। और मित्रों फिर 25 से कम को जड़ बुद्धि में रखा गया है, अर्थात वो कुछ सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो ये जड़ बुद्धि होते हैं। तो मित्रों इन तीनों की जो श्रेणियाँ हैं, अर्थात ये जो मूर्ख बालक, महामूर्ख बालक और जड़ बुद्धि, ये 2% होते हैं संसार में, ये तीनों मिलाकर के 2% होते हैं, और ये टोटल परसेंट हो जाएगा 100 हो जाएगा। मित्रों आपको ये बुद्धि लब्धि सारणी अवश्य ही समझ में आ गई होगी मित्रों। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, यहाँ से फैक्ट के रूप में प्रश्न आता है, तो इसको सारणी को आप एक बार याद कीजिए। मित्रों इसमें कुछ अपवाद भी पाया जाता है सारणी में। जो क्रो जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, क्रो इन्होंने क्या है कुछ दो जो बालक हैं उनके बारे में कहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें बुद्धि लब्धि 130 या इससे अधिक पाई जाती है। अर्थात जो टर्मन है इन्होंने तो 140 या इससे अधिक को प्रतिभाशाली माना है, लेकिन जो क्रो हैं इन्होंने प्रतिभाशाली केवल 130 से अधिक को माना है, 130 या इससे अधिक को प्रतिभाशाली माना है। और जो मंद बुद्धि है इनको 70 से कम माना है, अर्थात जिनमें 70 से कम बुद्धि लब्धि होती है वह मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। मित्रों बुद्धि के सिद्धांतों की हम बात करते हैं, आपने समझ लिया होगा, तो यह इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में कितनी बुद्धि लब्धि होती है, मंद बुद्धि बालकों में कितनी बुद्धि लब्धि होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिभाशाली में 130 या इससे अधिक बुद्धि लब्धि पाई जाती है और मंद बुद्धि में 70 से कम पाई जाती है। हम बुद्धि के सिद्धांतों की अब बात करते हैं मित्रों। तो मित्रों ये बात आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि मित्रों इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अभी हमारे साथ में अधिक लोग जुड़े और इसका लाभ ले सके। और इसको मित्रों आप एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए
और हमको बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। हम फैक्ट टू फैक्ट इसकी इन पॉइंट टू पॉइंट बात करते जा रहे हैं मित्रों। वैसे तो हम साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है मित्रों। यह साइकोलॉजी क्या है, संसार का सबसे टिपिकल सब्जेक्ट है, लेकिन ये समझने के ऊपर है। यदि हम मानसिक धारणा बना लेते हैं तो कठिन हो जाता है, और यदि हम सोचते हैं कि ये सरल है तो सरल भी हो जाता है। तो इसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, हमारे साथ में बने रहिए। तो हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की मित्रों। सबसे पहले एक खंडात्मक या एक तत्व या एक कारक बुद्धि सिद्धांत दिया था। यह दिया था अल्फ्रेड बिने ने 1911 में। कब दिया था? 1911 में मित्रों। इन्होंने बताया था कि बुद्धि में, हमारी बुद्धि है उसमें क्या है, एक तत्व पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है कि हमारी बुद्धि में एक तत्व पाया जाता है। हम जैसा भी कार्य करते हैं तो हमारा ये एक तत्व ही सक्रिय रहता है, और यह हमें आगे चीज़ों को समझने में सहायक होता है मित्रों। जो इसका समर्थन किया था ये थे दो मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम है टर्मन और स्टर्न। तो इनका ये समर्थन किया था कि एक खंडात्मक बुद्धि अर्थात बुद्धि जो होती है वह एक खंड के रूप में होती है। और मित्रों एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने लगभग सभी सिद्धांतों के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो जॉनसन ने कहा है कि इस सिद्धांत को, यह सिद्धांत क्या है, निरंकुशवादी है। यह सिद्धांत निरंकुशवादी है, अर्थात एक तत्व पाया जाता है, इसमें एक ही खंड का अधिकार होता है, इसमें किसी की और की चलती नहीं है। ये एक ही खंड के आधार पर क्या है, एक ही खंड के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। तो इसको निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है। तो मित्रों यह भी आपको याद रखना है कि जो बिने हैं इनके एक खंडात्मक सिद्धांत को इन्होंने क्या कहा है, जॉनसन ने निरंकुशवादी बुद्धि सिद्धांत कहा है। आगे हम बात करते हैं द्विखंडात्मक बुद्धि की। मित्रों द्विखंडात्मक बुद्धि की बात करें तो द्विखंडात्मक बुद्धि किसने दी थी? तो द्विखंडात्मक बुद्धि मित्रों स्पीयरमैन ने दी थी। यह लंदन में रहते थे, लंदन के रहने वाले थे मित्रों। तो द्विखंडात्मक बुद्धि दी थी स्पीयरमैन ने। इन्होंने बताया था कि हमारी बुद्धि में दो कारक पाए जाते हैं। जो आंतरिक जो कारक पाया जाता है, हमारा जो आंतरिक कारक पाया जाता है उसको तो इन्होंने जी कारक कहा है, अर्थात इनको जनरल फैक्टर कहा है। और जो हमारी बुद्धि के जो इर्द गिर्द चारों ओर कार्य करता है इसको इन्होंने एस नाम दिया है। एस नाम दिया है मित्रों, क्या दिया है? एस नाम दिया है। तो इन्होंने कहा है कि हमारी बुद्धि में क्या है, दो तत्व पाए जाते हैं, अर्थात दो कारक पाए जाते हैं। एक तो जी पाया जाता है और एक एस पाया जाता है। तो जी तो क्या है, जी कारक होता है, वह राजा की भांति कार्य करता है, और जो एस कारक है वो प्रजा की भांति कार्य करता है, प्रजा की भांति कार्य करता है। तो जी का मतलब है सामान्य कारक अर्थात जनरल कारक, और एस का मतलब विशिष्ट कारक अर्थात स्पेशल फैक्ट हो जाएगा ये। मित्रों हमारी बुद्धि का जो जी कारक है ये क्या है, जन्मजात पाया जाता है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये जो जन्मजात पाया जाता है इस कारक को हम बदल नहीं सकते, और जो एस कारक है ये वातावरण से प्राप्त होता है, अर्जित होता है, अर्थात इसको बदल सकते हैं। हम बात करते हैं जी कारक सामान्य कारक तथा एस कारक विशेष कारक। तो ये जो जी कारक और एस कारक से हमको क्या है, एस कारक से हमको क्या है, ये अनुभव प्राप्त होता है, और इसी के आधार पर हम आगे कार्य करते हैं। मित्रों मैंने कहा था कि जॉनसन ने इनके बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो जो ये बिने का जो सिद्धांत था एक खंडात्मक सिद्धांत, इसके बारे में जॉनसन ने कहा था ये निरंकुशवादी सिद्धांत है। और जो द्विकारक स्पीयरमैन का जो द्विखंडात्मक या द्विकारक सिद्धांत है इसके बारे में जॉनसन ने क्या कहा है इसको भी हम देख लेते हैं मित्रों। तो जॉनसन ने कहा है कि यह राजतंत्रात्मक कारक है। जॉनसन ने इसके बारे में क्या कहा है कि ये बताया है, इन्होंने राजा और प्रजा की बात कही है, इसीलिए जॉनसन ने इसको क्या कहा है, राजतंत्रात्मक कारक कहा है, राजतंत्रात्मक कारक कहा है इसको मित्रों। तो मित्रों आपने ये समझ लिया होगा कि जो ये हमारे जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है ये किस प्रकार का होता है, कैसे कार्य करता है ना, और ये कौन कौन से अर्जित होते हैं, कौन कौन से जो हमको जन्मजात मिलते हैं। तो आपने ये समझ लिया होगा। नोट, हम बात करते हैं नोट की। तो नोट में क्या लिखा हुआ है कि स्पीयरमैन ने कुछ वर्षों के बाद में अपने ही सिद्धांत को बदल दिया मित्रों। अपने ही सिद्धांत को बदलते हुए इन्होंने त्रिखंडात्मक सिद्धांत भी दिया, त्रिखंडात्मक सिद्धांत दिया मित्रों। तो आपको यह भी याद रखना है कि द्विकारक और त्रिखंडात्मक सिद्धांत किसने दिया है, यह स्पीयरमैन ने दिया है मित्रों। इन्होंने बाद में कहा कि जी और एस कारक क्या है, एक साथ मिलते हैं, जी और एस कारक एक साथ मिलते हैं और ये तीसरे कारक बन जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं बहुखंडात्मक कारक। बहुखंडात्मक कारक के बारे में बात करें तो ये मित्रों ये दिया था अर्थात बहुखंडात्मक या बहुबुद्धि या बहुकारक सिद्धांत इसको कहा जाता है। एक तो बहुखंडात्मक कहा जाता है, बहुतत्व भी कहा जाता है इसको, और बहुकारक बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था मित्रों। थॉर्नडाइक का यह बहुखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत है मित्रों। इन्होंने कहा है
कि हमारी जो बुद्धि है इसमें असंख्य कारक, ना तो एक पाया जाता है, ना कोई दो पाया जाता है, ना ही तीन पाया जाता है। हमारी बुद्धि में असंख्य कारक है, असंख्य कारक है। जैसी हमको आवश्यकता होती है वही कारक सक्रिय रहता है और वह हमें आगे कार्य करने के लिए बढ़ाता है। तो असंख्य कारकों की बात कही है मित्रों। और मित्रों इन्होंने बताया है कि इनको हम कैसे समझ सकते हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई के रूप में इसको समझा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा जो ये बुद्धि के कारक की जो तुलना की गई है ये बालू से की गई है। थॉर्नडाइक ने बालू जो मतलब असंख्य कारक बताए ना, तो क्यों बालू भी असंख्य टुकड़ों में होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जो ये बुनिया का जो ये थॉर्नडाइक का जो बहुबुद्धि कारक है इसको बहुखंडात्मक कारक भी कहा जाता है। तो क्या है, बालू के रेत के समान है, बालू के रेत के समान है था, तो इसकी तुलना बालू के रेत से की गई है, जिसके कारण क्या है, यह बालू का सिद्धांत भी कहलाता है, अर्थात ये परमाणुवाद का सिद्धांत और क्वांटम थ्योरी भी कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि बहुखंडात्मक जो सिद्धांत है इसको एक तो बालू का सिद्धांत कहा जाता है, परमाणुवाद का सिद्धांत कहा जाता है और क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। मित्रों मैंने आपको पहले भी बताया कि जॉनसन ने लगभग सभी जो ये बुद्धि के सिद्धांत दिए इनके बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो जॉनसन ने फिर वापस आ गए जॉनसन, इन्होंने कहा है कि यह क्या है, प्रजातांत्रिक होते हैं। प्रजातांत्रिक क्योंकि इसमें क्या है, असंख्य होती हैं, प्रजा असंख्य होती हैं। उसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है उसमें भी असंख्य कारक पाए जाते हैं, तो इसको प्रजातांत्रिक कहा है। मित्रों बालू के समान होती हैं प्रजा भी, बहुत सारी प्रजा होती है, इसीलिए इसको प्रजातांत्रिक कहा है। आगे हम बात करते हैं तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत की। तो तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत की बात करें तो मित्रों ये तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी केटल ने दिया है। तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, आरबी केटल ने दिया है। तरल की बात करें तो जो तरल सिद्धांत, जो तरल कारक होते हैं, तरल कारक हमारी बुद्धि के जो तरल कारक होते हैं यह जन्मजात होते हैं, वंशानुगत होते हैं और यही हमारे दैनिक कार्य में क्या सक्रिय रहते हैं। दैनिक कार्य के जो हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, ये सभी क्या है, यह क्या है, सामान्य जो दैनिक कार्य होते हैं इसमें क्या है, यह सक्रिय रहते हैं। तरल बुद्धि जो तरल कारक है यह सक्रिय रहता है। ठोस बुद्धि की बात करें तो ठोस बुद्धि कारक की बात करें तो मित्रों यह वातावरण से प्राप्त होता है, यह विशिष्ट कारक होता है मित्रों, ये वातावरण से प्राप्त होता है। और यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों, सामाजिक वातावरण में हमें सफलता दिलाने में कार्य करता है। हमारे दैनिक जीवन में तो जो तरल कारक है यह कार्य करता है दैनिक जीवन के जो कार्य में, और हम समाज में विशिष्ट कार्य करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें है ठोस बुद्धि, जो ठोस कारक है वो सक्रिय रहता है और यह हमें क्या है, सफलता दिलाने में, वातावरण जो हमारी सामाजिक वातावरण है उसमें सफलता दिलाने में सहायक होता है। आगे हम बात करते हैं प्रतिदर्श या न्यायदर्श प्रतिमान की। तो प्रतिदर्श, न्यायदर्श और इसको प्रतिमान और नमूना बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम है मित्रों प्रतिदर्श के ही। तो प्रतिदर्श, न्यायदर्श, प्रतिमान या नमूना बुद्धि सिद्धांत मित्रों ये किसने दिया है, थॉमसन ने दिया है। प्रतिदर्श, न्यायदर्श, प्रतिमान और नमूना बुद्धि सिद्धांत ये थॉमसन ने दिया है। इन्होंने कहा है कि हमारी बुद्धि में कई कारक होते हैं, परंतु सभी कारकों में एक कारक प्रतिदर्श अर्थात सैंपल के रूप में कार्य करता है, सैंपल के रूप में कार्य करता है। तो इन्होंने कहा है मित्रों कि हमारी बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में केवल सैंपल के रूप में जो जिसकी आवश्यकता होती है सैंपल के रूप में ही वह कारक कार्य करता है। जैसे कि हम अनाज के ढेर होता है, उसमें हम कुछ दाने हाथ में लेकर के उसको पहचान जाते हैं कि इसमें किस प्रकार के गुण हैं, हाँ उसका निर्णय लेते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा, जैसे कि हम खेत की मिट्टी लेकर के क्या हम उस मिट्टी का परीक्षण करते हैं, तो सैंपल के रूप में, अर्थात इन्होंने सैंपल के रूप में कहा है कि जो प्रतिदर्श जो सिद्धांत होता है ये सैंपल के रूप में होता है। अर्थात हम कुछ जो क्या है बड़ी वस्तुओं में से एक छोटी सी वस्तु छोटा सा जो एक दाना लेकर के या टुकड़ा लेकर के उस वस्तु को संपूर्णतः अनुमान लगा लेते हैं कि यह इस प्रकार की है, इसका गुण इस प्रकार का है, इसका दोष इस प्रकार का है। तो ये प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया, यह भी याद रखना है मित्रों, यह सैंपल के रूप में कार्य करता है। आगे हम बात करें समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। मित्रों समूह कारक बुद्धि सिद्धांत की बात करें तो मित्रों यह थ्रस्टन और कैली ने दिया है। दो मनोवैज्ञानिक थ्रस्टन और कैली ने दिया है। इन्होंने दोनों ने साथ में मिलकर के इस पर काम किया है, लेकिन इनकी थोड़ी विचारधारा अलग है, तो इनकी भी बात करते हैं मित्रों। थ्रस्टन की बात करें तो मित्रों इन्होंने एक पुस्तक लिखी है PMP अर्थात प्राथमिक मानसिक योग्यता अर्थात प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये इनकी पुस्तक है मित्रों, किनकी, थॉमसन की, थ्रस्टन की है क्या है पुस्तक है। तो थ्रस्टन की पुस्तक का नाम क्या है, PMP अर्थात प्राथमिक मानसिक योग्यता।
इसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं। अर्थात इन्होंने कहा है, थ्रस्टन ने, कि हमारी बुद्धि में 13 कारक होते हैं, 13 कारक होते हैं और उनमें से भी 7 कारक प्रमुख होते हैं। और जैसे कि हमारे 7 कारकों की बात करें तो लगभग जैसे कि सोचना होता है, समझना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है, बोलना होता है, गणना करना होता है, देखना होता है, ये जो कारक होते हैं ये हमारी बुद्धि में कार्य करते हैं और इसी प्रकार से हम आगे इनका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो केली है, इनकी बात करें तो इन्होंने क्रॉस रोड इन द माइंड, क्रॉस रोड्स इन द माइंड्स ऑफ मैन, ये पुस्तक इनकी है। अर्थात क्रॉस रोड्स इन द माइंड्स ऑफ मैन, इनकी पुस्तक का नाम है मित्रों। इन्होंने बताया कि हमारी बुद्धि में 9 कारक होते हैं और इनमें 9 कारक होते हैं और ये जो 9 के 9 कारक हैं ये हमारे सभी मुख्य कारक होते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये सभी हमारी बुद्धि में कार्य करते हैं। और मित्रों इन्होंने समकोण के रूप में बताया है 9 कारक, जैसे कि यह आपको डायग्राम दिया गया है। इसमें जैसे कि ये 3-3 कारकों को इन्होंने एक इस समकोण पर बांटा है मित्रों, कि यह समकोण पर होते हैं। तो सभी जो हमारे जो बुद्धि के कारक होते हैं वो समकोण पर काटते हैं। ये किसने कहा है? ये केली ने कहा है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। मित्रों गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इसमें से क्या है प्रश्न भी बनते हैं। तो गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत की बात करें तो मित्रों हम जान लेते हैं कि ये किसने दिया था। तो मित्रों आपको नाम से प्रतीत होता है कि गिलफोर्ड ने दिया होगा। तो ये क्या है, सोवियत रूस के निवासी थे, इनका नाम था जेबी गिलफोर्ड, इन्होंने यह दिया था। मित्रों इन्होंने जो यह गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत है, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, इसमें क्या है इन्होंने 3 आयाम बताए हैं, 3 खंड बताए हैं। एक तो होती है विषय वस्तु, एक होती है संक्रिया और एक होती है उत्पाद। अर्थात इन्होंने विषय वस्तु को 4 बताया और जो संक्रियाएँ हैं इसको 5 बताया और उत्पाद को 6 बताया। तो मित्रों इसको हम जान लेते हैं। इन्होंने अलग अलग टाइम पर इसको बदला भी है। तो ये जो गिलफोर्ड हैं इन्होंने विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद की बात कही है। तो मित्रों जो इन्होंने सबसे पहले जो ये सिद्धांत दिया था उस टाइम पे इन्होंने विषय वस्तु में बताए थे 4 कारक, फिर बताए थे संक्रिया में 5 कारक और उसके बाद में उत्पाद में बताए थे इन्होंने 6 कारक और टोटल बताए थे 120। तो ये कब बताए थे? 1967 में। 1967 के बाद में फिर मित्रों इन्होंने 1977 में अर्थात 10 साल बाद में इन्होंने और विचार बदला और विचार बदलने के बाद में इन्होंने विषय वस्तु में बताए 5 कारक और संक्रिया में बताए 5 कारक और जो उत्पाद हैं इसमें 6 कारक बताए हैं। कितने कारक? 6 कारक बताए हैं। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 150, 150 हो गए और यह 1977 में दी थी। फिर मित्रों इन्होंने विचार बदला 1977 में और फिर इन्होंने बताया कि हमारी जो विषय वस्तुएं ये 6 होती हैं, इसमें 6 कारक होते हैं और जो संक्रिया है इसमें 5 कारक होते हैं और उत्पाद में है यह 6 कारक होते हैं और टोटल हो जाएंगे 180। तो मित्रों यह 1980 में दिया था, 1980 में बताया था इन्होंने टोटल कारक। तो मित्रों आपकी समझ में आया होगा कि जो ये उत्पाद हैं, उत्पाद की संख्या समान है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है इसमें कौन सा खंड है इसके कारक बदलते नहीं हैं। तो उत्पाद के कारक मित्रों इन्होंने कभी नहीं बदला। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हुआ है यह विषय वस्तु में परिवर्तन किया है इन्होंने, तो विषय वस्तु में अधिक परिवर्तन किया है। तो इसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें क्या है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और लास्ट में भी 6 है। तो इन्होंने उत्पाद को कभी नहीं बदला, इन्होंने हमेशा ही 6 कारक बताए। तो अर्थात ये जो उत्पाद है यह समान बताया इन्होंने। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम बात करते हैं मित्रों। इसके अनुसार जो बुद्धि के प्रत्येक खंड है वह गुणात्मक तरीके से जुड़ा होता है। जो गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है ना, एक गुणा के रूप में दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये गुणा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इनके अनुसार जो बुद्धि के जो प्रत्येक खंड है वह गुणात्मक तरीके से कार्य करते हैं। हम नोट की भी बात कर लेते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है कि सिद्धांत में मुख्य रूप से विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया है। मित्रों विषय वस्तु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन का संबंध आकृति से है। मित्रों इन्होंने जो कारक बताया है, आकृति नामक जो कारक हैं, इसमें और ज़्यादा परिवर्तन किया है मित्रों। और दूसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने उत्पाद में कभी परिवर्तन नहीं किया और सबसे ज़्यादा इन्होंने केवल उत्पाद में ही कारक बताए, 6 कारक बताए इन्होंने। कितने? 6 कारक बताए हैं, यह आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं बहुबुद्धि कारक।
बहुबुद्धि सिद्धांत। मित्रों, बहुबुद्धि कारक सिद्धांत अलग है और बहुबुद्धि सिद्धांत अलग है। मित्रों, बहुबुद्धि कारक सिद्धांत तो दिया था मित्रों थॉर्नडाइक ने, उसको बहुखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। लेकिन हम बात करें बहुबुद्धि की तो केवल बहुबुद्धि की बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने मित्रों, इन्होंने सबसे पहले तो क्या है सबसे पहले तो इन्होंने क्या है 8 कारक बताए थे, पर उसके बाद में इन्होंने 9 कारक बता दिए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसमें कौन कौन से कारक हैं, आगे हम बात करते हैं इसमें। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मित्रों, सबसे पहले तो इन्होंने 8 माना है, फिर उसके बाद में इन्होंने और जोड़ दिया, संशोधित करके 9वां और जोड़ दिया, एक और जोड़ा था इन्होंने। तो ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। मित्रों, एक तो होता है शाब्दिक बुद्धि होता है, जो हम शब्दों के माध्यम से हम किसी की चीज़ को समझते हैं। आंकिक होता है, अंकों के माध्यम से हम किसी चीज़ को समझते हैं। तार्किक होती है, गतिक होती है, गतिक जैसे कि नर्तक होता है, नाचने वाला होता है, खिलाड़ी होता है, इनमें क्या है गतिक बुद्धि पाई जाती है। अंतर या अंतर्व्यक्तिक बुद्धि मित्रों, यह खुद से रिलेट होती हैं, अर्थात अपने आप को समझते हुए कार्य करता है, उसमें अंतर्बुद्धि पाई जाती है, अर्थात अंतर्बुद्धि पाई जाती है। अंतर्बुद्धि या अंतर्बुद्धि एक ही है। तो मित्रों, यह खुद से रिलेट होती हैं, जैसे कि प्रबंधक हैं या व्यवस्थापक हैं, यह अपने आप को क्या है अपने आप को समझ करके ये कार्य करता है। आगे हम बात करते हैं अंतरा या अंतःपरा बुद्धि। अंतरा या अंतःपरा व्यक्तिक बुद्धि की बात करें तो मित्रों, यह अन्य से रिलेट होती है, अर्थात खुद से नहीं, दूसरों को समझने की बुद्धि होती है। अंतरा दूसरों से समझने की बुद्धि होती है मित्रों, जैसे कि काउंसलर होता है, गाइड होता है, मार्गदर्शक होता है, वह दूसरे के भावों को समझते हुए मार्गदर्शन देता है। मित्रों, दूसरी इन्होंने आगे बताया है संगीतात्मक बुद्धि, जो संगीत के माध्यम से या जो किसी व्यक्ति में संगीत अधिक पाया जाता है, संगीत गायन शैली पाई जाती है, तो उसमें क्या है वह संगीत बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि की बात करें तो मित्रों, स्थानिक बुद्धि की जैसे कि राजनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सेवी है, इनमें क्या है समाज की स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं 9वां, जो इन्होंने संशोधित रूप से जोड़ा था मित्रों, तो इन्होंने बताया था प्राकृतिक बुद्धि, और मित्रों इनमें संशोधन के बाद में इसे जोड़ा था, जैसे कि प्राकृतिक बुद्धि, जैसे वन रक्षक हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, इनमें क्या है प्राकृतिक बुद्धि पाया जाता है। तो मित्रों, यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि के कितने कारक हैं, तो मित्रों यह आपको बताना है 8 कारक। मित्रों 8 कारक ही बताना है। यदि ऐसा पूछा जाए कि संशोधित करके कितने हैं, तो क्या है 9 बताना है। तो इनके आपको 8 ही याद रखने हैं, 8 ही याद रखने हैं, आपको 8 तक याद रखना है। आगे हम बात करते हैं आश्चर्यजनक बुद्धि। तो आश्चर्यजनक बुद्धि क्या होती है मित्रों, ये जो B.S. ब्लूम है, इन्होंने कहा है कि बुद्धि क्या है आश्चर्यजनक होती है। बुद्धि जैसे कोई कारक या विशेषता नहीं होती मित्रों, इन्होंने कहा है कि बुद्धि जैसी कोई कारक या आवश्यकता नहीं होती या विशेषता नहीं होती। ये तो क्या है मनुष्य की क्या है शक्ति है कि पता नहीं वह कैसे कार्य कर लेता है। इन्होंने ऐसा विचार दिया है कि बुद्धि जैसा कोई विशेषता नहीं होती, परंतु यह तो आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार से कार्य कर लेता है। तो आश्चर्यजनक बुद्धि B.S. ब्लूम ने दी है मित्रों, B.S. ब्लूम ने दी है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये B.S. ब्लूम ने दी है आश्चर्यजनक बुद्धि। इन्होंने कहा है कि मनुष्य पता नहीं किस प्रकार से सोच लेता है, ये तो आश्चर्य की बात है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के कार्य कर लेता है। तो यह B.S. ब्लूम ने कहा है आश्चर्यजनक बुद्धि। आपको यही याद रखना है कि आश्चर्यजनक बुद्धि B.S. ब्लूम ने दी है। आगे हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड बुद्धि सिद्धांत। मित्रों, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की बात करें तो ये जॉनसन ने दी है। मित्रों, इसकी बात करें तो जॉन तो क्या है बाप है, और सन यानी क्या होता है पुत्र होता है ना, अंग्रेजी का जो सन होता है, तो सन यानी होता है पुत्र, अर्थात बाप और बेटा। तो बाप तो फर्स्ट लेवल हो जाएगा, और जो बेटा है ये सेकंड लेवल हो जाएगा। तो जॉन और सन अर्थात बाप बेटा ऐसे आप याद रख सकते हैं। मित्रों, इन्होंने बताया है जो फर्स्ट कारक होते हैं, जो फर्स्ट लेवल बुद्धि का सिद्धांत होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है, इसमें क्या है जन्मजात होती है, यह अपरिवर्तन होती हैं, और यह सामान्य दिनचर्या के काम में कार्य करती है। और जो सेकंड बुद्धि की बात करें तो सेकंड जो बुद्धि सिद्धांत बताया, इन्होंने 2 कारक बताए बुद्धि में, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। तो सेकंड की बात करें तो ये वातावरण से प्राप्त होती है, और यह समस्या समाधान करने में तथा व्यवसाय चुनने में यह हमारी हेल्प करती हैं। आगे हम बात करते हैं क ख बुद्धि सिद्धांत की। मित्रों, क ख बुद्धि सिद्धांत मित्रों किसने दिया था, यह हेब ने दिया था। हेब मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने दिया था क और ख बुद्धि सिद्धांत। क ख बुद्धि हेब उचारे, एमिल बुद्धि तानाचारे। तो मित्रों आप इसको याद रख सकते हैं कि ये जो क और ख बुद्धि है यह हेब ने दिया था, और
आगे हम बात करते हैं कि जो क बुद्धि है ये वातावरण से प्राप्त होती है, वातावरण से प्राप्त होती है, और जो ख बुद्धि है ये शिक्षा से प्राप्त होती है मित्रों, शिक्षा से प्राप्त होती है। हम वातावरण से क बुद्धि को प्राप्त करते हैं, और ख बुद्धि की बात करें तो मित्रों यह शिक्षा से प्राप्त होती है। कभी कभार मित्रों ये जो क और ख बुद्धि है इसको ए और बी भी नाम दिया जाता है, ए और बी भी नाम दिया जाता है। और मित्रों इन्होंने फिर क्या है एक और बात कही कि क और ख को आगे परिपक्वता की दिशा में मित्रों ग बुद्धि पाई जाती है, और यह विशिष्ट कार्य करने में सहायक होती है, विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है। तो इन्होंने प्रमुख रूप से तो क और ख बताया, लेकिन इन्होंने फिर परिवर्तन करके इनके संशोधित करके इन्होंने ग बुद्धि सिद्धांत बताया, अर्थात हमें जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती है तो ग बुद्धि पाई जाती है, और यह ग बुद्धि विशिष्ट कार्य करने में सहायक होती है। आगे हम देख लेते हैं बुद्धि का जो त्रिविमीय सिद्धांत दिया था, त्रिविमीय बुद्धि या त्रिचापीय बुद्धि सिद्धांत। तो त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत की बात करें तो मित्रों यह स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने दिया था। इनका नाम है स्टेनबर्ग। और मित्रों जो क्या है, जो ये त्रिविमीय अर्थात विमाएँ होती है, विमाएँ। तो विमाएँ की बात करें तो विमा किस में होती हैं? वर्ग में होती हैं, तो इनका नाम भी वर्ग है और सिद्धांत का नाम भी त्रिविमीय है। तो विमा से आपको, क्योंकि वर्ग में ही विमाएँ पाई जाती है अर्थात लाइनें पाई जाती हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि जो त्रिविमीय सिद्धांत है ये किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने दिया था। मित्रों इन्होंने बताया कि हमारे जो बुद्धि है इसमें क्या है, 3 कारक पाए जाते हैं, ए बी और सी। ए बी और सी ए कारक होता है, ये क्या है, ये प्रसंगाश्रित होता है अर्थात ये प्रसंग के अनुसार क्या है ये बुद्धि कार्य करती है। और जो बी कारक है ये वातावरण से प्राप्त होती है। इन्होंने जो प्रसंग बुद्धि के बारे में बात कही है कि जो हमारी जो पुरानी घटना है ना, उन पुरानी घटनाओं से क्या है नवीन कार्य करने में क्या है सहायता करती है। अर्थात हमने जो पुरानी कोई भी कार्य सीखा है और उसको फिर आगे हम बढ़ाते हैं पुराने अधिगम के अनुसार, तो ये आगे कार्य करने में क्या है ये प्रसंगाश्रित जो घटक है यह कार्य करता है, अर्थात यह घटक कार्य करता है। और वातावरण घटक की बात करें तो वातावरण अर्थात जो वातावरण में परिस्थिति के अनुसार हम कार्य करते हैं ये भी या वातावरण घटक कार्य करता है। और सी की बात करें तो ये क्या है अनुभविक जो घटक होता है इसी में, तो अनुभव अर्थात समय के साथ में परिपक्वता आ जाती है, हमें परिपक्वता आ जाती है, तो इसी कारक अपने आप आ जाते हैं, हमें अनुभव आ जाते हैं, परिपक्वता आती है। तो इन्होंने स्टर्न ने जो है ये अर्थात ये त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत की बात कही है, इन्होंने तीन कारक बताए हैं। आगे हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि की बात करें तो मित्रों संवेगात्मक बुद्धि ये सबसे पहले तो मित्रों ये विचार दिया था संवेगात्मक बुद्धि का पीटर सेलाव और जॉन मेयर ने। तो 1990 में पीटर सेलाव और जॉन मेयर ने यह संवेगात्मक बुद्धि का क्या है विचार दिया था, और इसको हम जान लेते हैं कि आगे क्या होता है। तो नोट में जान लेते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि देने का श्रेय तो क्या है डैनियल गोलेमैन को जाता है। मित्रों संवेगात्मक बुद्धि को आगे बढ़ाया था, सबसे पहले जो विचार दिया था मित्रों ये तो पीटर सेलाव और जॉन मेयर ने दिया था, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि देने का श्रेय क्या है डैनियल गोलेमैन को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत सारा कार्य किया। सबसे पहले तो पीटर सेलाव और जॉन मेयर ने दिया था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के कारण जो ये क्या है संवेगात्मक बुद्धि देने का श्रेय डैनियल गोलेमैन को दिया जाता है। गोलेमैन ने इस पर बहुत सारे कार्य किए थे मित्रों। पीटर सेलाव और जॉन मेयर की बात करें तो मित्रों व्यक्ति को जो संवेग इनकी व्यक्ति के जो संवेग हैं इनमें समझते हुए कार्य करने चाहिए, तभी कार्य उचित होगा। ये इन्होंने कहा था कि हमारी जो संवेग है इनको समझते हुए ही हमारे जीवन में जो संवेग उत्पन्न होते हैं इनको समझते हुए हमें कार्य करना चाहिए, और किस प्रकार से हम क्या है संवेगों का प्रयोग करें इन पर इन्होंने विचार दिया था। और फिर मित्रों ये जो डैनियल गोलेमैन है इन्होंने इनके विचारों को समझा, इन विचारों को समझ करके इन्होंने उचित समय पर उचित मात्रा पर संवेग पैदा करना ही क्या है संवेगिक बुद्धि है। मित्रों इन्होंने कहा डैनियल गोलेमैन ने कहा कि जो उचित समय पर हम जैसे कि हमें कब क्रोध आता है, जैसे कि अनुचित समय पर हम क्रोध करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उचित समय पर यदि क्रोध का प्रयोग करें या हम उचित समय पर हमारी जो अंदर जैसे कि क्रोध है भय है तो उचित समय पर उत्पन्न होनी चाहिए, यही इन्होंने कहा है। तो जो ये डैनियल गोलेमैन है इन्होंने इसी को क्या है संवेगात्मक बुद्धि कहा है कि उचित तरीके से उचित समय पर ये है इसका प्रयोग करना चाहिए, संवेगों का प्रयोग करना चाहिए। संवेग या संवेगा की बुद्धि का गौरव किसको प्राप्त है मित्रों? जो डैनियल गोलेमैन है ना, यह संवेग या संवेगात्मक जो बुद्धि देने का श्रेय प्राप्त है मित्रों। इनको गोलेमैन को संवेगात्मक बुद्धि देने का श्रेय प्राप्त है। इनकी बात करें तो इनकी एक पुस्तक है गोलेमैन की
तो मित्रों गोलमैन की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण की इनकी पुस्तक है मित्रों। अब इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है वह व्यक्ति उतना ही बड़ी सफलता को अर्जित करता है। अर्थात मित्रों हमारे संवेगों पर कंट्रोल होना चाहिए। हमारे संवेगों को कंट्रोल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हम बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। और जो 80% लोग हैं 80% लोग हैं वह क्या है सफलता प्राप्त करते हैं। कैसे? संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए, अर्थात संवेगों पर नियंत्रण करते हुए 80% लोग क्या है सफलता को अर्जित करते हैं। आगे हम बात करते हैं नोट। ऐसा विचार मित्रों एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अर्थात दार्शनिक थे ये उस टाइम पे तो दार्शनिक हुए हैं अरस्तु। इन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ऐसा विचार दिया था कि क्रोध करना आसान है, व्यक्ति का क्रोध करना आसान है, लेकिन मित्रों उचित समय पर उचित मात्रा में क्रोध करना बड़ी मुश्किल बात है। तो ऐसा विचार 4वीं जो ईसा पूर्व शताब्दी थी उसमें ही अरस्तु ने दे दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। हम बात करते हैं 1997 में। 1997 की बात करें तो जॉन मेयर और पीटर शेलाव ने संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक बुद्धि कारक के बारे में एक नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। इसका नाम है एडीएफ, इसका नाम है इनकी एडीएफ। यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी एडीएफ। तो अर्थात ये एडीएफ पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक की निम्न विशेषताएं, इस पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं ये भी आप जान लीजिए कि स्वयं के संवेगों को पहचानना, यह इनकी विशेषताएं इस पुस्तक में बताएं कि व्यक्ति को स्वयं के जो संवेग हैं उनको पहचानना चाहिए और दूसरों के संवेगों को भी समझना चाहिए और संवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक संवेगों को में भी अंतर करना चाहिए कि कौन से सकारात्मक है कौन से नकारात्मक है, और अपने नकारात्मक संवेगों को सही दिशा में काम लेना चाहिए। अर्थात आपको पता है कि गुस्सा करना या क्रोध करना क्या है गलत बात है, लेकिन यदि उचित समय पर हम उसका प्रयोग करें तो क्या है वह सही दिशा में कार्य कर सकता है। मित्रों आगे हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि का माप। तो संवेगात्मक बुद्धि का मापन की बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि जो लब्धि है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, यह उसी जो बुद्धि लब्धि है उसी सिद्धांत पर लगभग उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, अर्थात मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 यह इसका बुद्धि लब्धि का सूत्र है, मानसिक बुद्धि लब्धि का सूत्र है। ये भी आपको याद रखना है। मित्रों बुद्धि मापन की आवश्यकता क्यों हुई? तो बुद्धि मापन की आवश्यकता क्यों हुई तो इसको भी हम जान लेते हैं कि बालकों की गति जानने के लिए तथा बालकों के स्तर के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए क्या है बुद्धि मापने की आवश्यकता हुई। आगे हम बात करते हैं कि सही दिशा प्रदान करने के लिए भी बुद्धि मापन की आवश्यकता हुई थी कि सही दिशा में बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षण प्रशिक्षणों के लिए व्यक्तियों का चुनाव, अर्थात कि शिक्षण प्रशिक्षण जैसे कि बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है ना, तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए उनके क्या है उनकी उसी प्रकार की बुद्धि जैसे कि उनमें व्यक्तित्व का चुनाव करना होता है, तो उसमें ये क्या है यह बुद्धि लब्धि की आवश्यकता होती है कि वह प्रशिक्षण दे करके बच्चों को अच्छी तरीके से सही दिशा में भेज सकता है। आगे हम बात करते हैं भर्तियाँ होती हैं बहुत सारी जैसे कि प्रतियोगी भर्तियाँ होती हैं मित्रों। तो भर्तियों में योग्यता उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए, जैसे कि मित्रों ये जो हमारी प्रतियोगिताएं होगी तो हम योग्य उम्मीदवार का अर्थात जो उसके काबिल है उसी व्यक्ति को क्या है उस पद पर जाना चाहिए और वह आगे प्रगति को प्राप्त करे। आगे हम बात करते हैं मित्रों किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए तथा उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए। जो किसी विशिष्ट कार्य जैसे कि कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है तो उसका चुनाव वह विशिष्ट कार्य कर सकता है, तो उसको भाई ये किस प्रकार का विशिष्ट कार्य कर सकता है तो उसी की बुद्धि को मापते हुए उसी क्षेत्र में उसको भेजना यह कहलाता है उचित उम्मीदवार का चुनाव करना। आगे हम बात करते हैं पागलपन को पहचानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों बुद्धि लब्धि का। तो बुद्धि मापन की परीक्षण का इतिहास बात करें तो बुद्धि मापन जो परीक्षण का इतिहास है तो मित्रों बुद्धि का मापन किस प्रकार से किया, सबसे पहले बुद्धि मापन का श्रेय किसने प्राप्त किया तो इसके बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत मित्रों अल्फ्रेड बिने ने फ्रांस में की थी 1904 और 5 में की थी मित्रों। इन्होंने 1904-5 में बिने साइमन परीक्षण दिया मित्रों, और इनके अन्य 2 मुख्य परीक्षण और भी हैं, एक तो है व्यक्तिगत परीक्षण और एक है सामूहिक परीक्षण। मित्रों व्यक्तिगत जो परीक्षण होता है इसमें एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है और सामूहिक में क्या है बहुत सारे एक यानी कि 2 से अधिक अर्थात 2 से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण इसमें किया जा सकता है।
और इसको भी मित्रों व्यक्तिगत बुद्धि को भी जो व्यक्तिगत जो परीक्षण है इसको भी दो भागों में बांटा। एक तो होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। इसको वाचिक और अवाचिक भी कहा जाता है। तो शब्दों के माध्यम से बुद्धि को पहचानना और जो शब्द अर्थात चित्रों जो मतलब चित्र या संकेत आदि के द्वारा जो बुद्धि जो समझी जाती है पहचानी जाती है उसको अशाब्दिक कहा जाता है। और शाब्दिक की बात करें तो प्रश्नों के माध्यम से तथा उत्तरों के माध्यम से हम बुद्धि को समझते हैं तो वो क्या कहलाती है, वह शाब्दिक बुद्धि कहलाती है। सामूहिक बुद्धि में मित्रों जो इसके जो परीक्षण है ये कौन कौन से हैं सामूहिक परीक्षण की, तो इनकी 2 या 2 से अधिक के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें जो सामूहिक परीक्षण में आ जाएगा इसमें आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण, इसमें क्या है ये आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण क्या है, ये सामूहिक परीक्षण है मित्रों। 1904 में आर्मी अल्फा परीक्षण आया था और ये शिक्षित लोगों पर प्रयोग किया गया था। और 1917 में आर्मी बीटा परीक्षण और आया और यह अशाब्दिक तथा चित्रों पर अर्थात अनपढ़ लोगों पर इसका परीक्षण हुआ था मित्रों। आगे हम बात करते हैं वस्तु संयोजन परीक्षण। वस्तु संयोजन परीक्षण भी एक बुद्धि का परीक्षण है, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो वस्तु संयोजन परीक्षण की बात करें तो मित्रों इसमें अलग अलग वस्तुओं के संयोजित करने से इसको मापा जाता है। जो जितनी जल्दी वस्तु बनाता है उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है मित्रों। वस्तु संयोजन में जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या है छोटे छोटे टुकड़े देते हैं, उससे क्या है घर बनाने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो क्या है वस्तुओं का संयोजन करते हुए जोड़ते हुए उसको जो संयोजन किया जाता है जो मतलब वस्तु को अधिक अच्छा बनाएगा, सबसे पहले बनाएगा वो उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है। आगे हम बात करते हैं ब्लॉक बिल्डिंग निर्माण, अर्थात इसमें क्या है छोटे छोटे ब्लॉक दे दिए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाते हैं और उस टुकड़ों के माध्यम से उनको बिल्डिंग बनाना होता है। और जो जितना जल्दी बिल्डिंग का निर्माण कर लेगा वो उतना ही बुद्धिमान समझा जाएगा। हम बात करते हैं चित्रपूर्ति या भूल-भुलैया परीक्षण। तो चित्रपूर्ति या भूल-भुलैया परीक्षण कौन सा होता है, इसकी भी हम बात करें तो ये कौन सा होता है मित्रों। इसमें क्या है एक भ्रम में डाल दिया जाता है, बच्चे को उलझन में डाल दिया जाता है। भूल-भुलैया यानी कि अधूरा चित्र दिया जाता है और फिर अधूरे चित्र के माध्यम से क्या है अधूरे चित्र के माध्यम से उसको पूरा करने के दिया जाता है। और दूसरा भूल-भुलैया की बात करें मित्रों, ये तो चित्र की बात हुई, चित्र में अधूरा चित्र दिया जाता है उसको पूरा करने के लिए बच्चे को कहा जाता है। और भूल-भुलैया की बात करें तो मित्रों इस प्रकार से ये आप डायग्राम देख रहे हैं, जैसे कि इस प्रकार से ये रोड इनकी ये रोड है, सड़क टाइप के बना दिए हैं, इसमें कॉलम। तो बच्चा इसको इस पॉइंट तक पहुंचना है, अंदर के पॉइंट तक, तो किस प्रकार से उलझन भरा है कि यहाँ पे होके नहीं जाता, यहाँ जहाँ पे रास्ता मिलेगा वहाँ पे प्रवेश करेगा। तो ये क्या है भूल-भुलैया परीक्षण या टेस्ट कहलाता है। आगे हम बात करते हैं मनुष्य आकर्षण या मानव आकर्षण परीक्षण। तो मानव आकर्षण परीक्षण की बात करें तो मानव चित्र बनाकर जो बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, मानव का चित्र बना करके बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, वह क्या है मानव आकर्षण या मनुष्य आकर्षण बुद्धि परीक्षण कहलाता है मित्रों। जैसे कि किस प्रकार से बच्चा सिर को बना रहा है, हाथों को बना रहा है, पैरों को बना रहा है, तो वह होता है चित्र परीक्षण या मनुष्य आकर्षण परीक्षण होता है मित्रों। तो आपने समझ लिया होगा। आगे हम बात करते हैं गिलफोर्ड के त्रिआयामिक सिद्धांत की। तो गिलफोर्ड के त्रिआयामिक सिद्धांत की हमने पहले भी बात की थी, लेकिन इसमें जो कौन कौन से कारक दिए थे उनकी भी बात कर लेते हैं। विषय वस्तु के अंतर्गत इन्होंने मित्रों 4 बताए हैं। एक तो शाब्दिक, प्रतीक, आकृति, प्रतीक, शाब्दिक और व्यवहार। इन्होंने ये चार कारक बताए हैं, आकृति, प्रतीक, शाब्दिक और व्यवहार। संक्रिया में इन्होंने 5 बताए, संज्ञान, समृद्धि, अभिसारी और अपसारी। संज्ञान, समृद्धि, अभिसारी और अपसारी बताया है। और उत्पाद की बात करें तो ये इकाई के रूप में होता है, वर्ग के रूप में होता है, पद्धति के रूप में होता है, रूपांतर के रूप में होता है और प्रतिरूप के रूप में होता है मित्रों, यह होता है उत्पाद। तो मित्रों विभिन्न प्रकार की जो बुद्धि के परीक्षण हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। बुद्धि के परीक्षण कौन कौन से हैं इनको भी हम समझ लेते हैं। तो बुद्धि परीक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या है, यह बिने साइमन परीक्षण आया मित्रों। स्टैनफोर्ड, बिने तथा साइमन ने दिया था और यह 1904 में पेरिस में दिया था सबसे पहले। फिर 1905 में अन्य स्थानों पर भी इसका प्रयोग किया गया और यह दोनों ने साथ में किया था, बिने और साइमन ने, इसीलिए इसका नाम बिने साइमन परीक्षण हो गया। बालकों के लिए मित्रों इसमें क्या है 30 प्रश्न दिए जाते हैं और 30 प्रश्नों के आधार पर बालकों की बुद्धि को मापा जाता है। यह इसका मेन मकसद होता है कि 30 प्रश्नों के माध्यम से बच्चे को किस प्रकार से समझा जाए। आगे हम बात करते हैं रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण।
जो रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण की बात करें तो ये रेबिन ने दिया था 1927 में। और इसमें क्या है, रेखा गणित के बढ़ते हुए क्रम की मैट्रिक्स दी जाती हैं। रेखा गणित के बढ़ते हुए मैट्रिक्स की जो जैसे कि आपने जो आकृतियाँ दी जाती हैं उसमें क्या है, आकृति को किस प्रकार से पूरा किया जाता है। जैसे कि मेंटल एबिलिटी में जो ये होती है ना, उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या है वो आकृतियों के माध्यम से रेखा गणित के माध्यम से, इसमें क्या है रेखाएँ होती हैं तो क्या है वो रेखा किस प्रकार से, जैसे कि आपको बता दूँ, जैसे कि ये रेखा इधर घूम रही है, इधर जा रही है, फिर इसके बाद में ये इधर आ गई, इधर आने के बाद में ये इधर आ गई, तो बच्चे से कहा जाएगा कि अभी किधर जाएगी, तो बच्चा फिर इसको बताएगा कि ये इसकी तरफ इसका मुँह जाएगा। तो ये क्या है रेखाओं के माध्यम से बच्चे को समझा जाता है। मित्रों, शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता और इसे अशाब्दिक, अतः शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो इसको अशाब्दिक भी कहा जाएगा। तो अशाब्दिक होता है ये संस्कृति विहीन होता है। मित्रों, जो ये रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है ये अशाब्दिक और सांस्कृतिक विहीन बुद्धि परीक्षण होता है। मित्रों, आगे हम बात करते हैं, इसके 3 रूप आए थे ऊपर के 3 रूप, इन 3 रूपों की बात कर लेते हैं। तो इसके 3 रूप कौन कौन से हैं। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स अर्थात प्राथमिक विकास क्रम में इसका क्या है, इसका चित्रण किया जाता है। जो प्राथमिक जो अवस्था है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 5 वर्ग होते हैं और 12 कालांश होते हैं और 5 × 60 अर्थात 5 × 12 अर्थात 60 प्रश्न हो जाते हैं इसमें। यह सामान्य बुद्धि बालकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की बात करें तो ये मंद बुद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 वर्ग होते हैं और 12 एकांश होते हैं और इन तीनों को गुणा करने पर 36 प्राप्त होते हैं, तो 36 प्रश्नों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और आगे हम बात करते हैं उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। तो उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण की बात करें तो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इसमें 3 वर्ग तथा 12 एकांश पाए जाते हैं और 3 × 12 करने पर इसमें 36 प्रश्न होते हैं। मित्रों, तो इस प्रकार से बुद्धि का इसमें क्या है परीक्षण किया जाता है 36 प्रश्नों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हो जाएगा 60 फिर 36 फिर 36, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार से जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है ये 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मित्रों, आगे हम बात करते हैं जलोटा बुद्धि परीक्षण की। तो जलोटा बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, डॉक्टर जलोटा ने दिया था। ये शाब्दिक परीक्षण है। मित्रों, ये शाब्दिक परीक्षण है अर्थात पढ़े लिखे जो शब्दों का प्रयोग करेगा तो शब्दों का प्रयोग तो वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा या शिक्षित बालक होगा। और मित्रों, यह 11 से 16 वर्ष के जो बालक होते हैं उसके प्रयोग के लिए होता है, उनके बुद्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये 7 क्षेत्रों के 100 प्रश्न लिए जाते हैं। उसकी बुद्धि को समझने के लिए 7 क्षेत्रों को क्या है प्रश्न लिए जाते हैं। 100 प्रश्नों के माध्यम से उनकी बुद्धि को मापा जाता है जलोटा बुद्धि परीक्षण में। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर एमएन बुद्धि परीक्षण। तो डॉक्टर एमएन बुद्धि परीक्षण की बात करें तो मित्रों ये दिया था श्रीमती गुडएनएप ने दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर एमएन बुद्धि परीक्षण की बात करें तो मित्रों ये श्रीमती गुडएनएप ने दिया था 1936 में। और ये क्या है, मनोचिकित्सक है। जो गुडएनएप है ये मनोचिकित्सक थी। मित्रों, यह गुडएनएप मनोचिकित्सक की डॉक्टर एमएन, सॉरी ये डॉक्टर नहीं है मित्रों, यहाँ पे ड्रॉ है, ड्रॉ अर्थात ड्रॉ यानी हम किसी भी चीज़ का जो लाइन वगैरह खींचते हैं ना, तो ये डॉक्टर नहीं है, ये ड्रॉ है, यहाँ पे ड्रॉ है। तो ड्रॉ एमएन बुद्धि परीक्षण, यहाँ पे गलत लिखा है, ये ड्रॉ एमएन बुद्धि परीक्षण है मित्रों। तो ड्रॉ एमएन बुद्धि परीक्षण की बात करें तो मित्रों इसमें है जो गुडएनएप है ये मनोचिकित्सक थी, इन्होंने 1936 में दिया। और यह है हैरिस में, फिर इसको क्या है हैरिस ने 1969 में दिया। तो इसकी बात कर लेते हैं हैरिस और जो गुडएनएप है इनकी दोनों की। तो गुडएनएप ने 1936 में दिया। इसमें क्या है मनोरोगी जो व्यक्ति होती हैं उनसे क्या है एक चित्र बनाया जाता था और चित्र के आधार पर उसकी बुद्धि का आंकलन किया जाता था और उनका इलाज किया जाता था चित्रों के माध्यम से। जो ड्रॉ का मतलब होता है चित्र बनाना, ड्रॉ किसी भी चीज़ का रेखांकन करना या चित्र का रेखांकित करना। तो ड्रॉ एमएन बुद्धि परीक्षण में जो गुडएनएप हैं इन्होंने क्या है जो एक मनोचिकित्सक थी। अब मनोचिकित्सक के बाद में तो मनोरोगी आएंगे, तो मनोरोगी इसके जो बच्चों को इलाज करती थी या व्यक्तियों का इलाज करती थी। तो क्या है चित्र के बालक से चित्र या व्यक्ति से चित्र बनाया जाता था, फिर उसका इलाज उसको परीक्षण करते हुए उसका इलाज करती थी। आगे हम बात करते हैं हैरिस ने 1969 में दिया था ये। तो 1969 में क्या है कुछ परिवर्तन इन्होंने किए। जो ये गुडएनएप ने दिया था ना, इसमें कुछ परिवर्तन किए और इन्होंने इसका नाम दे दिया हैरिस ड्रॉ एमएन परीक्षण। इसका नाम चेंज कर दिया, हैरिस ड्रॉमैन बुद्धि परीक्षण इसका नाम कर दिया। और इसमें क्या है एक चित्र के स्थान पर इसमें क्या है 2 से अधिक चित्र बनवाए जाते थे और 2 से अधिक चित्र बनवाने के बाद में ही हैरिस ने बुद्धि का परीक्षण किया था, अर्थात ये बच्चों का इलाज करती थी या मनोरोगियों का इलाज करती थी। आगे हम बात करते हैं जोशी परीक्षण। तो मित्रों जोशी परीक्षण की बात करें तो जोशी परीक्षण मित्रों ये दिया था डॉक्टर MC जोशी ने दिया था। ये 1960 में दिया था।
यह शाब्दिक प्रकार का परीक्षण होता है। इसमें 100 प्रश्न होते हैं मित्रों, और यह 12 से अर्थात किशोरावस्था के लिए 12 से 19 वर्ष के जो किशोरावस्था के लिए जो किशोरावस्था के बालक होते हैं उनके उपयोग में लिया जाता है। और अधिकतम समय इसमें 20 मिनट का लिया जाता है मित्रों जोशी परीक्षण में। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जोशी बुद्धि परीक्षण मित्रों, सबसे पहले तो आपको यही पूछ लिया जाता है कि जो ये परीक्षण किसने दिए, तो ये भी याद रखना है कि जोशी बुद्धि परीक्षण डॉक्टर MC जोशी ने 1960 में दिया। यह अशाब्दिक प्रकार का है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं और यह किशोरावस्था के बालक होते हैं अर्थात 12 से 19 तक के, इनके लिए उपयोगी है। और इसमें क्या है, अधिकतम 20 मिनट का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं वेस्लर बुद्धि परीक्षण। वेस्लर बुद्धि परीक्षण 1937 में डॉक्टर डेविड वेस्लर ने दिया था। ये न्यूयॉर्क में इन्होंने ये प्रयोग किया था, अमेरिका में। मित्रों ये शाब्दिक प्रकार का भी है और यह अशाब्दिक प्रकार का भी है, दोनों का ही इसमें मिश्रण है मित्रों। इसमें क्या है, अनपढ़ लोगों का भी परीक्षण होता है और पढ़े हुए लोगों का भी परीक्षण होता है। इसमें क्या है, 16 से 60 वर्ष के जितने भी जो व्यक्ति होते हैं, 16 से 60 वर्ष के जो कोई भी व्यक्ति होता है उसका परीक्षण किया जाता है 16 से 60 तक का। और इसका प्रयोग मित्रों वेल्यूब अस्पताल होता है। वेल्यूब अस्पताल कहाँ है, न्यूयॉर्क में, उसमें इसका परीक्षण किया गया था। इसका परीक्षण वहाँ पे वेल्यूब अस्पताल में किया गया था। और मित्रों इसका नाम है वेस्लर बुद्धि परीक्षण। ये 1937 में डॉक्टर डेविड वेस्लर ने दिया था न्यूयॉर्क में, तो आपको यह याद रखना है मित्रों। आगे हम बात करते हैं हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण। हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण मित्रों यह डॉक्टर CS राइस ने 1922 में दिया था। तो इसको कैसे याद रखें, राइस और 22 अर्थात 1922। तो मित्रों हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण डॉक्टर CS राइस ने दिया था। मित्रों यह मूलतः कहाँ के थे, लोहार के थे, इनकी लाहौर के थे, पाकिस्तान में है अभी लाहौर। तो मित्रों पहले तो हिंदुस्तान में आता था ये 1922 में, तो लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान अलग देश बना, अभी ये लाहौर में है। तो मूलतः यह क्या है, शाब्दिक परीक्षण है मित्रों। मूलतः तो ये शाब्दिक परीक्षण है और इसमें क्या है, बालकों के लिए उपयोगी है। और अन्य नाम इसका है परफॉर्मेंस बिने स्केल। इसका नाम परफॉर्मेंस बिने स्केल भी है मित्रों। ये भी आप याद रखना है कि हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण को क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण को परफॉर्मेंस बिने स्केल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं मित्रों। तो मित्रों आज आपने बुद्धि के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और बुद्धि की विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, आपने इस बुद्धि को समझने का प्रयास किया है मित्रों। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से साइकोलॉजी को कंप्लीट करते जाएंगे मित्रों। और आप हमारे चैनल में अंत समय तक बने रहिएगा मित्रों। अंतिम समय जैसे कि परीक्षा होती है वहाँ तक बने रहना है आपको। यदि आपने हमारे इस जो वीडियो बनाए हैं इनको आपने देख लिया, एक बार इनका परीक्षण किया है, आपने इसको समझा है, तो मित्रों आप परीक्षा में कभी फेल नहीं होगी। जो हमने फैक्ट बताए इनको आपको याद रखना है मित्रों। ये हम पढ़ाते हैं उस वक्त क्या है, आप नोट्स रखा करें, कॉपी में लिख लिया करें, इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती हैं इसको आप लिखा करें, ताकि जो परीक्षा होती है उस टाइम पे आप रिवीजन करके चले जाएं, तब भी हमको फ़ायदा होगा। तो मित्रों अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के साथ में हम जल्द मिलते हैं।